नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज बेसिकली 20 अगस्त हो गई है और अगस्त माह अब आपके हाथ से क्या है निकल रहा है, यानी कि निकल चुका है। रक्षाबंधन का त्यौहार भी बीत चुका है। आप सभी लोगों ने बहुत सारी मिठाइयाँ खाई होंगी, राखी बंधाई होगी, बांधा होगा, दोनों किया होगा जो है अलग अलग रूपों में। और चूंकि ये प्यार और समर्पण का ये त्यौहार था, ये बीत चुका है और अब जो है आपकी बारी है जो है परिश्रम करने की, क्योंकि अब कोई बड़ा त्यौहार फिलहाल नहीं है। अगर हम दशहरा को छोड़ दें बीच में, तो इसके अलावा आप कोई फेस्टिवल फिलहाल नहीं है। और यूपीपीसीएस के जस्ट पहले जो है, मतलब सॉरी, दीपावली के जस्ट पहले जो है आपका एग्जाम पीसीएस का जो है हो जाएगा 27 अक्टूबर को। और तो ऐसे में अब लोग जो है आप लोग कमर कस लीजिए, यानी कि मेहनत करने के लिए रेडी हो जाइए। 2-3 दिन पहले भी हमने आपसे बात कही थी, मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर जीवन में सफल होना है कुछ दिन के लिए, लगभग महज 7-8-9 महीने की बात है, इनफैक्ट कम ही बचा है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मैक्सिमम 3-3, 6-7 महीने हैं आपके जीवन के। 7 महीने में घनघोर परिवर्तन आपके जीवन में हो जाएगा और आप कहां से कहां पहुंच जाओगे आपको यह अंदाजा भी नहीं रहेगा। और जैसे ही आप एसडीएम बनोगे, आप जैसे ही जो है पुलिस क्या कहते हैं डिप्टी एसपी बनोगे या कोई अन्य बड़े अधिकारी बनोगे, या फिर आप समीक्षा अधिकारी बन जाओगे 7-8-9 महीनों में, आप देखोगे कि आपके वो लोग आपसे जो कभी बात नहीं करते हो आपसे बात करने लगेंगे। जिनका संबंध आपसे जो है बिछड़ गया था, टूट गया था, वो व्यक्ति भी आपके पास आ जाएगा। बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। और जैसे ही आप जो है ऑफिस में जैसे एंट्री करोगे, वहां पे 4 गार्ड खड़े होंगे, खट खट सैल्यूट मारेंगे, आप डर जाओगे एकदम से, अरे भाई साहब ये क्या हो गया ना। आपको मतलब अंदाजा नहीं लगेगा कि आप क्या हो गया। अब जैसे ऑफिस में एंट्री करोगे, एंट्री करने पर एकदम अर्दली आपके पास आएगा, खड़ा रहेगा पीछे से, है ना, एक सर्वेंट आएगा, चेयर आपकी सही करेगा, उस पर जो है टॉवेल डालेगा बैठने के लिए आपके लिए, ठीक है। आप गार्ड खड़ा रहेगा, गाड़ी आपके सामने आके रुक जाएगी, गेट खुलेगा, आप बैठोगे, पीछे 4 सिक्योरिटी वाले बैठेंगे। मतलब आप कहां पहुंच जाओगे आपको अंदाजा नहीं है। लेकिन ये पॉसिबल तभी है जब आज आप सब कुछ भूल करके अपनी पढ़ाई पर फोकस करोगे। तो यूं ही खाली मैसेज करोगे, कॉल करोगे, इंस्टा एफबी करोगे, तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। जो है आपके साथ वो भी छोड़ के चला जाएगा और जो नहीं है वो तो आएगा ही नहीं। तो ध्यान रखना है, ये तय करना है बेसिकली कि ये 7 से 8 महीने, 9 महीने आपको सर्वश्रेष्ठ देना है, आपको पूरी शिद्दत के साथ लगना है। तय करना है कि आने वाला भविष्य आपका अंधकारमय करना है आपको, या आपका आने वाला भविष्य आपको प्रकाशमय करना है। निर्भर आपके ऊपर करता है। मैं फिर से एक बात कहता हूं, अक्सर कहता रहता हूं, अक्सर आप लोग उस चीज को सुनते भी रहते होंगे कि दुनिया क्या करती है, हमेशा उगते हुए सूरज को प्रणाम करती है, अस्त होते सूरज को प्रणाम दुनिया नहीं करती है। अर्थात कामयाबी सबको पसंद है, चाहे आपके खास हो या आपके पराए हो। ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ बातें हो गई, कमर कस लीजिए भाई साहब, समय में आपके पास बचा बिल्कुल नहीं है। जी तोड़ मेहनत कीजिए, जबरदस्त मेहनत कीजिए, भयंकर वाली मेहनत कर दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए। ये 2-2.5 महीना प्री के लिए, यूपीपीसीएस वालों के लिए बचा है, सब छोड़ दीजिए। मॉक टेस्ट लगाइए, प्रैक्टिस करिए, घटनाचक्र पूर्वावलोकन पढ़िए, करंट अफेयर्स पढ़िए, लगातार पढ़ाई करिए। देखिएगा कैसे नहीं होगा आपका चयन। प्री निकालिए, मेंस की जिम्मेदारी हमारी है, व्यक्तिगत रूप से है। आप दिल खोल के मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन समय मत गवाइएगा, ठीक है। खैर 2-4 मिनट निकल गया आप लोग का, इसके लिए जो है कोई बात नहीं। लेकिन बस आपको मुझे क्या करना है, मोटिवेट करना है, आपके हौसले को मुझे डिगने नहीं देना है। बस आप स्वयं से अपने जो है मनोभाव से, जो है अपने अंतरात्मा से आप डाउन मत होइएगा, बस, ठीक है। बाकी तो सफलता मिलनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, बिना देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। 18 से 20 अगस्त के करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। ज्यादा कुछ न्यूज छुट्टियों में नहीं रहती, इसलिए क्वेश्चन उतना ही है लगभग, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग रिवीजन करते हैं फटाफट लास्ट डे का। हमने क्या पढ़ा था लास्ट डे? हाल ही में कहां पर पहली बार ग्लोबल प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन हो रहा है, तो वो हरियाणा में हो रहा है, हमने आपको बताया था। इसके अलावा अगर हम लोग आगे बात करते हैं, भारत का पहला अनाज एटीएम निम्नलिखित में से किस राज्य में खोला गया? तो ओडिशा में, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हाल ही में जारी उच्च शिक्षण संस्थानों के रैंकिंग में किस स्थान को शीर्ष रैंकिंग प्रदान की गई है? तो आईआईटी
मद्रास को याद रखिएगा। इसके अलावा भारत वर्ष 2024 में अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है भाई साहब? 78। ये भी क्वेश्चन आपके लिए क्या था, इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा विभाजन विभीषिका दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को मनाया जाता है। भारत सरकार ने इसको मनाने का फैसला लिया था। इसके अलावा हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में दरअसल नियुक्त किया गया? तो वह है कौन? पी हरीश। ये प्रश्न आपके लिए क्या हो जाता है भाई साहब? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईडी बोलते हैं, के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है राहुल नवीन। ये प्रश्न भी आपके लिए क्या हो जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस थे। और इसके अलावा हमने जो है और भी कुछ इसमें फैक्ट आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में भी बताया था। चलिए, अब कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, कल क्या मतलब 2-3 दिन पहले पूछा था कि बताइए संविधान का 52वां संशोधन जो अधिनियम था वो किससे संबंधित था? बहुत ही आसान प्रश्न था और ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो ये बेसिकली इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा दल बदल से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आप सभी लोगों ने उत्तर सही दिया था, कुछ लोगों ने नहीं दिया था, कोई बात नहीं, आप आज इसको देख लीजिएगा, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, इसको आप लोग तुरंत जो है क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टिक लगा लीजिएगा। चलिए आइए अब हम लोग आज के करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? चर्चाओं में अभी रहा इसरो, ठीक है। तो बताना है आपको कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969, 1979, 1989, 1969। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए इज द राइट आंसर। दैट मींस इसरो की स्थापना बेसिकली कब हुई थी? 1969 में। और अगर हम डेट की बात करते हैं तो डेट क्या थी? डेट थी भाई साहब 15 अगस्त। तो 15 अगस्त 1969 यानी कि 69 को इसरो की स्थापना हुई थी। मुख्यालय की बात करते हैं, इसका मुख्यालय कहां पर है? बेंगलुरु में है। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसरो के? तो वो हैं आपके कौन? एस सोमनाथ, याद रखिएगा। और आपके लिए आज का टास्क क्या है? टास्क आपके लिए है कि आप लोग जो है डीआरडीओ के बारे में पढ़ लीजिएगा। किसके बारे में? डीआरडीओ। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है और डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, इसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। यहां से भी इसकी स्थापना वर्ष और हाल फिलहाल में कौन कौन से जो है कार्य डीआरडीओ ने किए हैं इस वर्ष 2024 में, वो भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में जियो पारसी योजना पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, किरण रिजिजू जी के द्वारा, या फिर अमित शाह, या फिर नरेंद्र मोदी के द्वारा? बताइए आप लोग इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किरण रिजिजू के द्वारा दरअसल इस पोर्टल का उद्घाटन किया गया है। ये क्या है, आइए हम इसके बारे में देखते हैं। तो हाल ही में जियो पारसी योजना, ये योजना पहले से चल रही थी और अब इसमें एक पोर्टल को लॉन्च कर दिया गया है। और लाभ क्या होगा कि जो पारसी दंपत्ति हैं उनको आवेदन करने में, अलग अलग आवेदन करने में क्या होगी, इस पोर्टल के माध्यम से आसानी होगी। इसके अलावा अगर हम बात जियो पारसी योजना के बारे में करते हैं तो दरअसल इस योजना का उद्देश्य क्या है? पारसी समुदाय की जनसंख्या गिरावट को क्या करना है? रोकना है। अर्थात इनकी जनसंख्या में क्या हो रही थी? गिरावट हो रही थी। और इस गिरावट को रोकने के लिए दरअसल इस प्रकार की योजनाओं को लाया गया था ताकि जनसंख्या इनकी क्या हो, जनसंख्या में इनके वृद्धि हो। इसके अलावा इस योजना की शुरुआत वर्ष 2013-14 में हुई थी। ऑप्शन में वैसे संभवतः 2013 ही पूछेगा, 2013 याद रखना। में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। तो यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछ लेगा कि मंत्रालय किस मंत्रालय के द्वारा? आप तुरंत कहेंगे कि अल्पसंख्यक मंत्रालयों के द्वारा दरअसल इस योजना की शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा। इसके अलावा इस योजना के 3 घटक हैं, कौन कौन से? चिकित्सा सहायता, वकालत और समुदाय का स्वास्थ्य। यानी कि इन तीनों घटकों के माध्यम से पारसी समुदाय की वृद्धि हो, सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य रूप से उनको लाभ मिले। इन घटकों के माध्यम से ही दरअसल उनके बारे में सोचा गया है, अर्थात उनके बारे में कार्य किया जा रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, बंगाल में राष्ट्रीय शोक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 अगस्त, 15 अगस्त, 16 अगस्त या फिर 17 अगस्त? तो बेसिकली बंगाल में, सॉरी ये बंगाल नहीं होगा, ये होगा आपका बांग्लादेश। इसको आप लोग करिए बांग्लादेश, क्या करिए, इसको कर दीजिएगा बांग्लादेश। एक सेकेंड, ये कर दीजिएगा आप लोग, बांग्लादेश होगा, ठीक है, बांग्लादेश। बांग्लादेश में राष्ट्रीय शोक दिवस किस दिन मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो 14 अगस्त, 15 अगस्त या 16 अगस्त या फिर 17 अगस्त?
तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका 15 अगस्त। 15 अगस्त को यानी कि बांग्लादेश में जो वहां के कौन राष्ट्रपति थे, शेख मुजीबुर रहमान जी, उनका क्या कर दिया गया था, उनका मर्डर कर दिया गया था। अर्थात बंगाल में, सॉरी यहां पर भी आप सही करिएगा, यहां पर भी आप करिए क्या, बांग्लादेश, क्या बांग्लादेश, बांग्लादेश। बांग्लादेश में राष्ट्रीय शोक दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, 15 अगस्त को मनाया जाता है। 15 अगस्त 1975 याद रखिएगा डेट को बंगाल, यहां पर भी आप करिए बांग्लादेश, क्योंकि बार बार ये गलत हो गया है, बांग्लादेश। बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई थी, याद रखिएगा। वह बांग्लादेश के क्या थे, प्रथम राष्ट्रपति थे, याद रखिएगा ये भी। और इन्होंने बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए अपने आप में काफी कुछ कार्य किया था। इसके अलावा उन्हें बांग्लादेश का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है या उन्हें बांग्लादेश का जनक कहा जाता है, आपको पता होगा। और दरअसल जो ये शेख मुजीबुर रहमान थे, ये क्या थे, ये बेसिकली जो शेख हसीना थी अभी आपकी वहां की तत्कालिक प्रधानमंत्री बांग्लादेश की, उनके ये पिता थे, ठीक है, यानी कि वो बेटी थी उनकी। इसके अलावा भारत के साथ एक पॉइंट और देखिए कि भारत के साथ जो सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करने वाला जो देश है वो कौन है, वो बांग्लादेश है। और बांग्लादेश के साथ भारत का कौन सा राज्य सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है, तो वो है पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करने वाला देश कौन सा है, बांग्लादेश है। जबकि बांग्लादेश के साथ भारत का वह कौन सा राज्य है जो सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है, तो वो है पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा। इसके अलावा वो शेख हसीना के क्या थे, पिता थे, ये भी हमने आपको जस्ट अभी बताया। तो ये कुछ एक फैक्ट थे जो आपको यहां पर याद रखने, और ये सही कर लीजिएगा, बंगाल नहीं, यहां पर बांग्लादेश होगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा बांग्लादेश के बारे में अगर हम कुछ फैक्ट की बात करते हैं तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है भाई साहब, ढाका है। करेंसी क्या है, टका है। नए प्रधानमंत्री जो अभी बने हैं, जो अंतरिम सरकार के, वो बने हैं मोहम्मद यूनिस। आगे देखते हैं कि क्या होता है। और भारत द्वारा बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा की शुरुआत की गई है। आपको याद होगा कि जब हाल ही में सरकार जब बनी थी यहां पर जो है भारत में, तो उसके बाद जो तत्कालिक जो प्रधानमंत्री शेख हसीना थी वो भारत की यात्रा पर आई थी, वहां पर यह निर्णय लिया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके लिए, याद रखिएगा। नंज नारायण पक्षी अभ्यारण्य यानी कि नंज नारायण वर्ल्ड सेंचुरी कहां पर स्थित है, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, असम या फिर बिहार में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तमिलनाडु में नंज नारायण पक्षी अभ्यारण्य अवस्थित है। अब ये चर्चाओं में क्यों है, क्योंकि अभी आपको पता होगा हाल ही में 3 नए रामसर स्थलों को, दरअसल आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल में सम्मिलित किया गया है, शामिल किया गया है, ठीक है। आप लोग यहां पर इमेज के माध्यम से देख रहे होंगे। एक है नंज नारायण पक्षी सेंचुरी जो कहां पर है, तमिलनाडु में है। और एक क्या है, काजुवेली पक्षी अभ्यारण्य, क्या काजुवेली पक्षी अभ्यारण्य यानी कि बर्ड सेंचुरी, यह भी तमिलनाडु में है। और एक है तवा रिजर्वायर, ये कहां पर है, यह है मध्य प्रदेश में। और इन 3 जो नए वेटलैंड्स जो अभी शामिल किए गए हैं रामसर साइट्स में, उसके हिसाब से वर्तमान में यानी कि अभी अगस्त माह तक जो टोटल रामसर साइट्स हैं वो कितनी हो गई हैं, 85 हो गई हैं। अक्सर आपके एग्जाम में ये प्रश्न भी आपसे पूछ लेता है कि बताइए टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स कितनी हैं, आप उत्तर देंगे 85 हैं अगस्त 2024 तक। ओके, तो ये देखिए नंज नारायण पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है, काजुवेली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है, और तवा जलाशय कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। तीनों की अवस्थिति दरअसल आपको याद होनी चाहिए। और टोटल कितने हो गए हैं, 85 रामसर साइट्स अभी हो गए हैं, याद रखिएगा, ठीक। इसके अलावा ठीक है, ये हमने पॉइंट आपको बता ही दिया, 85 हो गए हैं। और विश्व आर्द्रभूमि दिवस की अगर बात करते हैं यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे की अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है, यह फैक्ट भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी, भारत के द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा, जापान के द्वारा या फिर नेपाल के द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत के द्वारा अभी क्या हो रहा है, तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ जो समिट हो रही है उसकी मेजबानी भारत के द्वारा की जाएगी। यानी कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दरअसल इस जो है समिट का क्या करेंगे, उद्घाटन करेंगे, इसकी मेजबानी करेंगे। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। तो तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत के द्वारा की जाएगी। भारत वर्चुअली जो है लगातार 2 सालों से वर्चुअली जो है इसमें
पार्टिसिपेशन हो रहा है। विषय की बात करते हैं यानी कि थीम की बात करते हैं। अक्सर थीम आपके एग्जाम में पूछ लेता है, तो थीम क्या है? सतत भविष्य के लिए सशक्त ग्लोबल साउथ। और ये जो समिट होती है इसमें बेसिकली क्या होता है, जो साउथ की जो कंट्रीज हैं उनको इकट्ठे लाना, उनको पास लाना और वहां की जो भी समस्याएं हैं उन पर काम करना। जैसे ही आप देखेंगे विभिन्न प्रकार की जो सामाजिक आर्थिक जो समस्याएं होती हैं उन पर जो है नजर रखना और उनकी समस्याओं को दूर करना। यानी भारत का जो कॉन्सेप्ट है क्या, वसुधैव कुटुंबकम, उसी आधार पर जो है इस मीटिंग का यानी कि इस समिट का आयोजन किया जाता है कि ताकि भारत चाहता है कि साउथ के जितने भी जो है कंट्रीज हैं वो आपस में जो है मिल के रहें और वैश्विक स्तर पर सामाजिक आर्थिक राजनीतिक पर्यावरणीय मुद्दों पर साथ में आगे बढ़ने का प्रयास करें। ठीक है, ये बेसिकली इसका मोटो रहता है। यानी कि यह सम्मेलन पिछले शिखर सम्मेलन में दुनिया को प्रभावित करने वाली कई जटिल चुनौतियों जैसे कि संघर्ष देख रहे होंगे, खाद्य तथा ऊर्जा सुरक्षा संकट और जलवायु परिवर्तन पर हुई चर्चाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। यानी कि जो भी चुनौतियां इस समय वर्तमान में दिख रही हैं इनको जो है इनको कैसे इन पर जो है इनको मिटिगेट किया जाए, कैसे इनको रोका जाए, उसके प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए ही ये समिट जो है आयोजित की जा रही है। इसके अलावा इसकी मेजबानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की जाएगी, जो कि अभी हमने आपको ऑलरेडी बताया ही था। इसके अलावा हाल ही में किसके द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 का सफल प्रक्षेपण किया गया? इसरो के द्वारा, नासा के द्वारा, DRDO के द्वारा, और इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएंगे इसका उत्तर क्या? ऑप्शन नंबर ए यानी कि इसरो इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। और ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए भाई साहब क्या है? इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मेरे द्वारा कराए गए सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज ऑफ मैं कोई अननेसेसरी अनवांटेड करंट अफेयर्स बिल्कुल भी नहीं कराता हूं जिसमें आपको मेहनत करनी पड़े और प्रश्न ना आए। इसलिए मैं कम प्रश्नों को कराता हूं लेकिन आपके एग्जाम के लिए जरूरी प्रश्नों को कराता हूं। लेकिन अगर जिस प्रश्न में मैं कहा करूं कि यह प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये मानिएगा कि इस प्रश्न को आपको घोट के पी जाना है, मतलब इसको तो आपको भूलना ही नहीं है किसी भी तरीके से, याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग व्याख्या देखते हैं इसकी। तो हाल ही में इसरो के द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 का सफल प्रक्षेपण किया गया है। यानी कि कब किया गया है? तो 16 अगस्त। डेट याद रखिएगा, अक्सर डेट आपके एग्जाम पूछ लेता है कि पर्टिकुलर जो उपग्रह लॉन्च किया गया उसकी डेट क्या थी। तो 16 अगस्त को कहां से? तो आप कहेंगे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। यही पूछ लेता है कई बार कि कहां से लॉन्च किया गया, तो ये नाम याद रखिएगा। और लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV D3 के द्वारा। तो यहां पर डेट कब? 16 अगस्त को। कहां से? श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। ठीक है, प्रक्षेपण यान कौन था? SSLV D3 था। और किसको किया गया है प्रक्षेपित? वो किया गया है EOS-08। इतने प्रश्न को आपको क्या करना है, यहां पर इतने फैक्ट आपके लिए क्या हो जाते हैं भाई साहब? इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 16 अगस्त, ये श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ये प्रक्षेपण यान SSLV D3 और ये उपग्रह आपका ये वाला। ठीक, तो ये पॉइंट्स आपको क्या करने हैं? याद रखने हैं। ओके, चलिए उद्देश्य क्या है भाई साहब? तो उद्देश्य इसका है कि EOS-08 मिशन के प्राथमिक उद्देश्यों में एक माइक्रो सैटेलाइट का डिजाइन और विकास करना, इसके अलावा भविष्य के परिचालन उपग्रहों के लिए आवश्यक नई प्रौद्योगिकियों को शामिल करना है। ये इसका क्या है? बेसिकली मोटो है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसरो के बारे में बात करते हैं। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, फिर से रिवीजन करिए इसका। स्थापना इसरो की 15 अगस्त 1969। मुख्यालय कौन है, कहां पर है? बेंगलुरु में। और अध्यक्ष कौन है? S सोमनाथ हैं, ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में WHO द्वारा किस रोग के लिए अंतरराष्ट्रीय खतरे वाला सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया गया? यानी कि ऐसा कौन सा रोग है जो अपने आप में वैश्विक महामारी बन सकता है? तो उसके लिए WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन भी बोलते हैं, उसने किस रोग के लिए जो है अंतरराष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया? जैसे कि कुछ टाइम पहले उसने कोरोना के लिए किया था, हालांकि लेट कर दिया था कोरोना के मामले में, लेकिन ठीक है। तो आपको बताना है कि मंकी पॉक्स के लिए क्या है, एड्स के लिए, डेंगू के लिए, मलेरिया के लिए। तो ये जो उत्तर इसका होगा सही हो जाएगा मंकी पॉक्स के लिए। ये अपने क्या आप में क्या है, जो है वायरल डिजीज है अपने आप में, ठीक है। और ये जानवरों से जो है फैलती है मनुष्यों में, ठीक है। खासकर समलैंगिक आजकल जो होते हैं लोग, उनमें ये चीज ज्यादा फैल रही है। ओके,
तो आइए उसका उत्तर हो जाएगा मंकी पॉक्स। और इसके बारे में आप तीनों ये जो बीमारियां दे रखी हैं, इन तीनों बीमारियों के बारे में आपको पढ़ना है। ये टास्क नंबर आपका क्या है, 2 है। यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है, एड्स क्या है, एड्स जो वायरस होता है उसकी टारगेटेड सेल क्या होती है, तो T4 लिम्फोसाइट होती है। कई बार आपके एग्जाम पूछा है ये प्रश्न। डेंगू क्या होता है, डेंगू कैसे फैलता है, मलेरिया क्या होती है, मलेरिया में कौन सी जो दवाई होती है क्वानिन, उसका प्रयोग कहां से किया जाता है, ऐसे कई सारे फैक्ट यहां से इनसे पूछे जाते हैं। तो ये टास्क आपका नंबर 2 है, जिसके बारे में आपको क्या करना है, पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हाल ही में WHO के द्वारा मंकी पॉक्स के लिए एक अंतरराष्ट्रीय खतरे वाला सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया गया है। और मजेदार बात यह कि पिछले 2 वर्षों में दरअसल मंकी पॉक्स को लेकर के दूसरी बार ये आपातकाल, अंतरराष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है। किसके द्वारा, WHO के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत द्वारा किस देश के साथ जल प्रौद्योगिकी की केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, तो वो अमेरिका है, जापान है, रूस है, इजराइल है। तो बेसिकली वो कौन सी कंट्री है, इजराइल है। और इजराइल के पास वाटर को लेकर के क्या है, बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। वाटर चाहे इरिगेशन सिस्टम को लेकर के है, या जो समुद्र का जो जल होता है उसको जो ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करने की टेक्नोलॉजी भी किसके पास है, इजराइल के पास है। ये टेक्नोलॉजी बहुत महंगी पड़ती है कि आप सी वाटर को ड्रिंकिंग वाटर में क्या करें, चेंज करें, बट इजराइल के पास वो टेक्नोलॉजी है। तो धीरे धीरे करके चीजें जो है इजराइल के साथ अच्छी हो रही हैं। आइए हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। तो हाल ही में भारत द्वारा इजराइल के साथ जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। और अगर हम इजराइल के बारे में बात करते हैं तो इजराइल क्या है, अरब स्थित एक देश है और यह दक्षिण पूर्व भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर क्या स्थित है। इसके उत्तर में क्या है भाई साहब, लेबनान है। अगर इसके उत्तर की बात करते हैं तो उत्तर में क्या है, यह है इजराइल का मैप, और इसके उत्तर में क्या है, लेबनान है। और अगर हम और आगे बात करते हैं, ठीक है, पूर्व में क्या है इसके, सीरिया और जॉर्डन। पूर्व में इसके क्या है, सीरिया है, आप लोग देख पा रहे होंगे, सीरिया, और क्या है, जॉर्डन है इसके पूर्व में। और दक्षिण पश्चिम में क्या है, मिस्र है। दक्षिण पश्चिम में इसके मिस्र है, यहां पर लिखा नहीं है लेकिन इसी जगह पर क्या आएगा, मिस्र आपका आएगा, याद रखिएगा। तो ये है आपका इजराइल का मैप। कई बार जो देश होता है, जो चर्चाओं में होता है, उसके आसपास कौन कौन सी कंट्रीज होती हैं वो आपसे पूछ लेता है। तो आपको क्या करना है, उन सारे बिंदुओं को आपको क्या करना है, याद रखना होता है, ठीक है, मैप के माध्यम से। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। यहां की प्रमुख भाषा क्या है, हिब्रू है। और जो दाएं से बाएं लिखी जाती है, यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में एक बार पूछा गया है कि इजराइल की प्रमुख भाषा कौन सी, हिब्रू है। और हिब्रू दाएं से बाएं लिखी जाती है या बाएं से दाएं लिखी जाती है, तो आप कहेंगे दाएं से बाएं लिखी जाती है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके अलावा प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू है। राष्ट्रपति क्या है, इसैक हेरोज हैं। और राजधानी क्या है, जेरूसलम है। और करेंसी क्या है, यहाँ की न्यू साइकिल है। तो ये फैक्ट भी आपको क्या करने हैं, जो है याद रखने हैं इजराइल के बारे में। अब आपसे पूछते हैं आज का प्रश्न, जो कि बहुत ही आसान है। आपको बताना है कि दरअसल सुशासन दिवस मनाया जाता है, भारत में सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर, 24 जनवरी, 14 अगस्त या फिर 2 अक्टूबर। ये प्रश्न हमने कल आपको कराया था, अगर आपको याद होगा तो। उसका उत्तर जो है दरअसल आप लोग प्लीज दीजिएगा। नहीं आता होगा 1 मिनट समय निकाल के गूगल करके इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। और अब हम आते हैं आज के मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्न पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी 15 अगस्त को अपने भाषण में दरअसल प्रधानमंत्री ने यूसीसी का जिक्र किया था, अगर आपको याद होगा तो आपको बताना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि जिसको हम लोग यूसीसी भी बोलते हैं, क्या है। इसे लागू किए जाने पर भारत के सामाजिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, समालोचनात्मक क्या करनी है, आपको टिप्पणी करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, अक्सर आपके इंटरव्यू में भी ये प्रश्न पूछा जाता है, तो आप लोग इसको रेडी कर लीजिएगा। और ये प्रश्न आपके एस्से के लिए भी है, तो यूसीसी पर आप एस्से भी लिखिएगा 600 शब्दों में और पीसेस वाले 700 शब्दों में, ठीक है। यूसीसी क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा, समान नागरिक संहिता। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या, अब तो स्लाइड जो है हमारी क्या है, वाइंड अप हो चुकी है। और कल मिलेंगे हम लोग एक नए सीरीज के साथ, एक नए करंट अफेयर्स के साथ में। बाकी आप लोग क्लासेस जो पीसेस की चल रही हैं, जो कि आरओ वाले भी देख सकते हैं, सारी क्लासेस शाम को 7 साढ़े 7 तक आती है। सिलेबस शेड्यूल आप लोग उसका डाउनलोड कर लीजिएगा डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां पर मेरी क्लासेस इकोनॉमिक्स और एनवायरमेंट की होती हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा, व्यस्त रहिएगा। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं
ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।